हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 6, जिसमें कि हम लोग त्रिभुज के बारे में आज कुछ बेसिक जानकारियां हैं उसे हम लोग समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो चैप्टर 6 में त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लोअर क्लास यानी कि छोटे बच्चे की तरह हम लोग त्रिभुज के पूरे डिटेल को सीखेंगे। उसके बाद त्रिभुज की सर्वांग समता को समझेंगे। उसके बाद त्रिभुज ये जो आपके क्लास में समरूपता चैप्टर है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब तक आप लोग को ये कंसेप्ट त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा विषमबाहु त्रिभुज होगा, अगर ये आप लोग समबाहु त्रिभुज के गुण नहीं पकड़ पाते हैं तो ये आप लोग को फिर आगे जैसे कि मैं आप लोग को समरूपता बताऊंगा तो उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होगा जो कैसे समबाहु त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज हो जाता है और समद्विबाहु त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज नहीं हो पाता है। वो आप लोग नहीं सीख पाइएगा जब तक कि आपको पता नहीं होगा जो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए आज मैं उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग को जिक्र करूँगा और सिखाने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो त्रिभुज को मैं बच्चे की तरह आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि एक गुरु का दायित्व होता है जो अपने स्टूडेंट को एक बच्चे की तरह वो ट्रीट करे और छोटे से छोटे पॉइंट को भी लिखाते चले। जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी की बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिन भी बच्चों को नहीं आता होगा वो देख लेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। तो हमें तो सारे स्टूडेंट सारे बच्चे को लेकर चलना होता है, इसीलिए इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रायंगल कहते हैं। अब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है जो ट्रायंगल होता क्या है, ये किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका समझने का सबसे आसान तरीका है जो त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों त्रि यानी तीन, अभुज मीन्स भुजा, तो जिसमें तीन भुजा हो। तो तीन भुजा हो जाने से तो केवल मतलब बनता नहीं है, तो ऐसा ज्यामिति, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें जो तीन भुजाओं से बंद हो या घिरी हो, वैसी ज्यामितीय आकृति आप लोग लिखते चलिएगा, लेकिन अभी मत लिखिएगा, मैं आप लोग को जब समझा दूंगा तब लिखना है, ठीक है। वैसी ज्यामितीय आकृति, वैसी ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो, तीन भुजाओं से बंद हो, त्रिभुज कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वैसी ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, त्रिभुज कहलाता है। आशा है आप लोगों को त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है नहीं होता समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आप लोग को इसके कुछ पॉइंट्स है वो समझाता हूँ। तो आशा है आप लोग वैसी ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं एक त्रिभुज आप लोग के लिए बना रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये एक त्रिभुज है। क्या है? तो त्रिभुज है। चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। इसका हम ए नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने का बात है, जो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब वो शीर्ष कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ। जहाँ पे हमारे दो रेखाएं मिलती है तो वहीं पे हमारा या प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे हमारा शीर्ष निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो ए, बी एवं सी हमारे क्या हो जाएंगे? ये तीनों शीर्ष हो जाएंगे। ए, बी एवं सी क्या हो जाएंगे? ये तीनों शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ रहा है बाबू? ये ए और ये बी और ये सी क्या होंगे? इसके त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब हम लोग बी पॉइंट पे चलते हैं, बी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ये भुजा कौन कौन से हैं। ये देखिए अगर मैं बात करूँ भुजा का तो यहाँ से ए बी कोमा बी सी एवं ए सी, ये तीनों क्या हो गए? त्रिभुज के भुजा हो गए। देखिए ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ये त्रिभुज के तीनों भुजा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में तीन शीर्ष तीन भुजा, तो त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं,
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये नहीं समझना है, ये सारे पॉइंट्स को हमें नहीं समझना है। लेकिन अगर हम लोग क्लास 10th में हैं, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ये सब भी पता नहीं रहता है, तो उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों के लिए इस छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये भी समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पाएंगे तब आप लोग को समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए, ये कोण ए अंदर में कोण बी और कोण सी, ये क्या हो जाएंगे हमारे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये 3 कोण हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा आप लोग त्रिभुज के, क्योंकि आपके नोट्स पॉइंट में रहेगा, तो आप लोग कभी भी उल्टा के पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। त्रिभुज के जितने भी प्रकार थे वो मैं आप लोग त्रिभुज के जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोग को समझा दिया। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में समझेंगे। यहाँ पे जो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है मेरे प्यारे, त्रिभुज के प्रकार, एस मिटा दीजिए, टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए त्रिभुज के हम लोग मुख्यतः 6 प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें कि 3 भुजा के आधार पर पढ़ते हैं और 3 कोण के आधार पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को जानते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अगर बात करें कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज, जो कि आपके 10th क्लास में बहुत ज़्यादा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड चैप्टर सब है। जैसे कि त्रिकोणमिति भी हमारे समकोण त्रिभुज से ही एक रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे PBH करके मान निकालते थे। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरे में हम जानते हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो मैंने आप लोग को अधिक कोण सब क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, वो पहले की पार्ट्स में मतलब त्रिभुज में ये एक ज्योमेट्री करके बना हुआ है, जिसमें कि हम रेखा कोण बिंदु सब पढ़े हुए थे, वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। या आप लोग क्लास 9th के किसी सिन्हा चैप्टर वाले प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहाँ पे भी रेखा और कोण जब वहाँ पे चैप्टर शुरू हुआ होगा तो उसमें भी हमने बताए थे आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को अधिक कोण त्रिभुज को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको बारी से समझते हैं। जो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। बेसिकली हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही सारे पॉइंट्सों को कवर कर लेंगे, जिसमें कि पार्ट 1 में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पार्ट 2 में हम लोग सर्वांग समता के बारे में सीख लेंगे, और पार्ट 3 में हम लोग आ जाएंगे अपने सिलेबस पे, यानी कि समरूपता के। और समरूपता क्या होता है, कैसे 2 वृत्त सर्वांग समरूप हो सकते हैं, नहीं होते हैं, और जो वृत्त समरूप होंगे वो क्या वो सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, वो सारे के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगा, और इतना अच्छे तरीके से बताऊँगा जो कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। उसके बाद सारे दर्द आपके मिट जाएंगे। लेकिन हाँ, बेसिकली आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए अब हम लोग 1 नंबर से समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। पहले न्यून कोण त्रिभुज इंग्लिश ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज होता है जो
ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण, या प्रत्येक कोण भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर हम लोग न्यून कोण त्रिभुज का डायग्राम बनाने का यानी चित्र बनाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और ये सारे कोण हमारे 90 डिग्री से क्या होंगे, तो छोटे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा एक न्यून कोण त्रिभुज। अब हम लोग अधिक समकोण त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज, अगर हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण जो हो वो न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज आप लोग को दिखाई पड़ते होंगे वो हमारे समकोण त्रिभुज हो जाते हैं, क्योंकि ये कोण जो होता है, जो लंब होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है और ये दो कोण 90 डिग्री से छोटा छोटा कोण हो जाता है। तो आशा है आप लोग को समकोण त्रिभुज तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से एक त्रिभुज और बच जाता है जिसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो सीख लीजिए। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज क्या किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो और अन्य दो कोण क्या होना चाहिए, तो न्यून कोण हो, वैसा त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम त्रिभुज का चिन्ह दे दिए तो समझ लीजिएगा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो एवं अन्य दो कोण न्यून कोण एवं अन्य दो कोण न्यून कोण हो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है ऐसा त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, लेकिन अगर हम बात करें एवं अन्य दो कोण जो हो वो न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दिखाई पड़ रहा है बाबू। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका चित्र का बात करें तो ये इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा इसका चित्र। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, इसको बनाने का ऐसे प्रयास कर लीजिएगा और आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब तक आप लोग सीखिएगा नहीं तब तक नहीं आप लोगों से होगा। इस प्रकार से जो आप लोग को त्रिभुज नजर आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इसका डायग्राम आप लोग इसके नीचे में बना लीजिएगा। मेरे में तो स्पेस नहीं है तो आप लोग ऐसे करके बनाइए। इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अभी मैं आप लोग को, ये तो हमारे कोण के आधार पे हो गया, अब मैं आप लोग को भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसे नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग आगे।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यहाँ तक सीख लिए थे। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग आशा इसको लिख लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। उसको अभी नहीं मिटाएंगे। आप लोग पहले इसको यहाँ पे हम लोग भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकारों को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग भी जान लेते हैं। पहला नंबर अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं वो सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से देखिए, समबाहु त्रिभुज। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नाम से ही इसका डिफिनेशन क्लियर होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि समबाहु, सम यानी क्या होता है बराबर, अबाहु यानी भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके नाम से भी डिफिनेशन क्लियर होता है। सम मतलब बराबर, बाहु यानी कि भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ से देखिए, इसका अगर हम लोग डिफिनेशन का बात करें तो समझ गए होंगे आप लोग डिफिनेशन को। अब यहाँ से देखिए, ये इस प्रकार से इसका चित्र आप लोग बना लीजिएगा। और ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके बात करें अंतःकोण, तो इसके प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होते हैं, यानी कि इसके प्रत्येक अंदर का कोण भी बराबर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये कोण और ये कोण भी इसके बराबर होंगे। तो आप लोग नोट्स पॉइंट में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जिस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का होता है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब दूसरे नंबर में देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज को ऐसे ही लिखते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ, तो सम मतलब बराबर और द्वि यानी कि दो, अबाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, समान हो, 2 भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अगर मैं आप लोग को इसका चित्र बताता हूँ। देखिए, ये इसका चित्र हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका नाम हम लोग ABC दे देते हैं। यहाँ पे ये बराबर भुजा होता है और ये भुजा अलग होता है। अब यहाँ से हम लोग बात करें, इसमें एक कंसेप्ट और होता है जिसमें कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये बराबर भुजा है, इसके सामने में ये कोण है तो ये कोण, ऐसे ये बराबर है तो इसके सामने वाले ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ समझ सकते हैं आप लोग कोण B बराबर कोण C होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग को समझ लेना है। जो बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये 60 डिग्री होंगे तो ये भी 60 डिग्री ही होंगे, ये 40 डिग्री होंगे तो ये भी 40 डिग्री ही होंगे। आशा है आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज को समझने वाले हैं। विषमबाहु
त्रिभुज। मेरे प्यारे दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम में यानी कि अलग अलग, अब बाहु मतलब भुजा, तो ऐसा त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। बाहु त्रिभुज कहलाता है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये तीनों भुजों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार समझ में आ गया होगा। अभी विषम बाहु त्रिभुज देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज को। और इसके तीनों भुजा क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अलग अलग होते हैं। तो आशा है आप लोग को त्रिभुज के जितने पॉइंट्स होंगे वो समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सर्वांग समता के बारे में समझेंगे, जिसमें कि आप लोग को, जो मैं आप लोग को त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा, रेखा की सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा, वृत्त की सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा, आयत के वर्ग के सारे के सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग सर्वांग समता नहीं समझ पाइएगा तो आप लोग को समरूपता समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले आप लोग को सारे पार्ट्स को देखना होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में से आगे के सर्वांग समताओं को समझेंगे। धन्यवाद।